जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मल्टीपल बिड्स के सबमिट होने के बाद एम का प्रोग्राम में आया कंपटीशन। टाटा भारत में बनाएगी H-125 हेलीकॉप्टर्स। ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भारतीय सेना ने कंडक्ट करी ड्रोन कवच एक्सरसाइज। पाकिस्तान के साथ अगले कॉन्फ्लिक्ट में भारत इस्तेमाल कर सकता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। और इजरायली पीएम ने अपने हमले के लिए कतर से मांगी माफ़ी। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से विजयदशमी और दशहरा की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जो कि असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। और इस खास अवसर पर हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज वेबसाइट squadron.in पर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है और जिसको आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हम बस यही कहना चाहेंगे कि धर्म की विजय हो और अधर्म का विनाश हो। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की 7 कंपनीज की तरफ से बिड्स रिसीव हो चुकी हैं। और इस प्रोग्राम के लिए अपनी बिड सबमिट करने वाली कंपनीज में से 6 भारत की प्राइवेट फर्म्स हैं, जिनमें L&T, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स, कल्याणी ग्रुप तो ये मुख्य रूप से शामिल हैं। और निश्चित रूप से भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐतिहासिक पल की तरह है, क्योंकि पहली बार भारत के किसी मेजर फाइटर प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की तरह ही बराबर का अवसर दिया जा रहा है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एमकर प्रोग्राम के लिए जो मल्टीपल बिड सबमिट हुई हैं तो उनको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को हेड कर रहे हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर चीफ डॉक्टर A शिवांतु पिल्लई। और ये कमेटी इन सभी बिड्स को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करेगी और भारतीय रक्षा मंत्रालय को रिकमेंड करेगी कि इस परियोजना के लिए उन्हें किस पार्टनर के साथ जाना चाहिए। और इस बात को भी कंफर्म किया गया है कि इस परियोजना के लिए जो भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट पार्टनर होगा तो वही प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर भी सर्व कर सकेगा। और उन्हें कम से कम 125 फाइटर जेट्स को बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की कीमत का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से भारत के एरोस्पेस सेक्टर में अभी तक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से केवल भारत की ही कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी इस प्रोग्राम में उन सभी डिफिकल्टीज़ को अवॉइड करने का प्रयास किया जाएगा जो कि भारत ने तेजस प्रोग्राम में फेस करी है। और बाकी इस नए अपडेट के साथ एक बार फिर से उम्मीद जग गई है कि भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका है तो इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है तो उस समय सीमा के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। कम से कम अभी तक तो उम्मीद यही है। यूएस फर्म GE एरोस्पेस की तरफ से HAL को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए 4था इंजन रिसीव हुआ है। और बाकी जैसे कि HAL ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक उन्हें पूरी उम्मीद है कि टोटल 12 जेट इंजन्स उन्हें GE एरोस्पेस की तरफ से रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है। और इस पार्टनरशिप के तहत वे कर्नाटका में भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित करेंगे। और कर्नाटका में स्थापित होने वाली ये जो फाइनल असेंबली लाइन है तो यहाँ पे H-125 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। और इस पार्टनरशिप के साथ टाटा एडवांस सिस्टम भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनी है जो कि भारत में हेलीकॉप्टर्स बिल्ड करेगी, जो कि सिविल और डिफेंस दोनों ही तरह के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और ये भी बताया गया कि ये जो फैसिलिटी है लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के उद्देश्य के साथ है। और ये भी कहा गया कि कंपनी जिन H-125 हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर विकसित करेगी तो वो अधिक से अधिक स्वदेशी कॉम्पोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ विकसित होंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि H-125 का जो मिलिट्री वाला वर्जन है वो H-125M के नाम से जाना जाता है। और भारत में बनने वाला जो पहला H-125 हेलीकॉप्टर है उसकी डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। और कर्नाटका प्लांट में बनने वाले हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। आर्मी की स्पेयर कोर ने 25 सितंबर से 28 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड एरियाज में ड्रोन कवच नाम की एक खास एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, जिसमें आर्मी ने नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन वॉरफेयर के लिए अपनी कॉम्बैट रेडीनेस को प्रदर्शित किया। और इस दौरान आर्मी ने अपनी अत्याधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया था। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ITBP के पर्सनल भी शामिल हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 29 सितंबर को देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही चौधरी भवेश कुमार वाघा जी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमला, लद्दाख अनरेस्ट तो इस तरह की हाल ही की घटनाओं को देखते हुए अब केंद्र सरकार बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को फिर से रिवाइव करने की योजना पर काम कर रही है, जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के साथ सक्रिय रूप से इंगेज रहेंगी।
और इस बॉर्डर विंग होम गार्ड में लोकल्स रहेंगे जो कि हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के लिए आंख और कान की तरह काम करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इनिशिएटिव है ये पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन मॉनेटरी इश्यूज़ के चलते से डिसबैंड कर दिया गया था। हालांकि अब वो वाला इशू सॉल्व हो गया नहीं हो गया तो उस पर कोई भी स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट तो यही कहती है कि एक बार फिर से इस बॉर्डर विंग होम गार्ड को रिवाइव करने की योजना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विजयदशमी का त्यौहार कल इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ भुज सेक्टर में सेलिब्रेट करेंगे और इस दौरान शस्त्र पूजा भी की जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष 5 और 6 दिसंबर को भारत के ऑफिशियल विजिट पर रह सकते हैं। इसके अलावा एक जापानीज मिलिट्री थिंक टैंक के एनालिसिस के मुताबिक अब जो अगला भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो संभावित रूप से भारत और पाकिस्तान का पहला स्पेस वॉरफेयर भी होने वाला है और जिसमें भारत अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकता है। और जापानीज एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में एंटी सैटेलाइट वेपन्स और काउंटर स्पेस एसेट्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो ये साउथ एशिया रीजन को डिस्टेबलाइज करने का पोटेंशियल भी रखता है। भारतीय सेना 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में UNTCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव को होस्ट करने के लिए तैयार है, जिसमें उन 30 से अधिक देशों की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप पार्टिसिपेट करेगी जो कि UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं। और इसी कॉन्क्लेव का जो कर्टन रेजर इवेंट है वो आज 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसी इवेंट के दौरान वेस्टर्न मीडिया के क्वेरी के आंसर में इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि भारत विदेशों में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अपने मिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय नहीं करता है। और रही बात यूक्रेन और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भारत के मिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय करने वाली, तो इस पर इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के जो पीस कीपर्स हैं तो वो केवल UNSC क्लियरेंस के साथ UN मैंडेट मिशन के तहत ही डिप्लॉय किए जाते हैं और इसलिए UNSC के कॉम्पोजिशन को देखते हुए इस तरह की तैनाती की संभावना बेहद ही कम है। यानी कि जो यूक्रेन और गाजा में भारत के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बातें की जा रही हैं तो इंडियन ऑफिशियल्स ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी डिप्लॉयमेंट नहीं होगी जब तक कि वो UN फ्लैग या UNSC मैंडेट के अंदर नहीं होती है। UN मैंडेट के बाहर भारत अपने मिलिट्री फोर्सेस विदेशों में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर डिप्लॉय नहीं करता है। इसके अलावा जो भी कुछ ही समय पहले इसराइल ने कतर में स्ट्राइक करी थी तब उसके लिए इसराइल के प्रधानमंत्री ने कतर से माफ़ी मांगी है और ये भी कहा है कि इसराइल इस तरह का हमला दोबारा नहीं करेगा। और आपको बता दें कि इसराइल की स्ट्राइक मुख्य रूप से कतर में हमास टारगेट्स के खिलाफ थी और कतर की लीडरशिप के सामने अपॉलॉजी को रीड करते हुए इजरायली PM की जो तस्वीरें सामने आई हैं तो उसको देखकर भी आप कहेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि इसराइल के PM फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उस फ़ोन को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लैब पर होल्ड करके रखा है, जैसे कि मानो ज़बरदस्ती की माफ़ी मंगवाई जा रही हो। और वहीं इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतर के लिए नेटो की तरह ही सिक्योरिटी गारंटी के ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया कि कतर के क्षेत्र में उनके संप्रभुता पर या उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी आर्म्ड अटैक होगा तो उसे अमेरिका की पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाएगा। और इन सभी डेवलपमेंट पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। बाकी अभी जिस तरह की तस्वीरें इजरायली PM के सामने आई हैं तो लगभग उसी तरह की तस्वीरें प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी चाह रहे थे भारत और पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। वो बात अलग है कि ऐसा हुआ नहीं और फिर उसके बाद कौन कितना फ्रस्ट्रेट हुआ और फ्रस्ट्रेट होकर क्या क्या करा वो तो आप सभी को पता ही है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2014 में चीता हेलीकॉप्टर के क्रैश में मेजर अभिजय थापा, मेजर विकास वारियानी और कैप्टन अविनाश यशवंत सोमवंशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर अभिजय को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और मेजर विकास और कैप्टन अविनाश को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1967 में चोला क्लैश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू, हवलदार नरेंद्र सिंह और राइफलमैन गगन चंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन तीनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 100th रेजिंग डे भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि चोला क्लैश कहाँ पर हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।